हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर से पहले हमने कवर किया सिंपल मैथमेटिक्स और फिर यूनिट एंड डायमेंशन को। उससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन को कवर किया था। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन का अभी रिवीजन करने का बेस्ट टाइम है। यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल मैथमेटिक्स का रिवीजन करने का भी बेस्ट टाइम है। अभी आराम से जाइए, 1-2 दिन में आप याद कर पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन का और सिंपल मैथमेटिक्स का। मैं कंप्लीट नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों को मैं फिजिक्स के नीट और जेईई मेंस में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जाकर रिवीजन जरूर कीजिए 1-2 दिन में। इसके साथ भी धीरे धीरे टॉपिक चल रहा है, 7 टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक है तो धीरे धीरे चल रहा है। तो आप अभी जाकर रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम उस पर दे सकते हैं। और जब भी मैं जो चैप्टर को रिवीजन करने बोलूँ वो चैप्टर को जाकर रिवीजन जरूर कीजिएगा 1-2 दिन में। इससे क्या होगा कि आपका मैं बताते रहूँगा कि किस चैप्टर किस दिन किस टाइम कैसे रिवाइज करना है, मैं बताता रहूँगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लीजिए 2 दिन में जाकर। 2-3 दिन ले लीजिए, जितना 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लीजिए। 3 दिन में दोनों चैप्टर को कवर कर लीजिए। मेरे वीडियो बना हुआ है, उसको इंटू 2 का स्पीड पर देखिएगा। मैं ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाऊँगा उसमें, तो सारा वीडियो उसी वीडियो को फिर से आप जाकर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा कम से कम टाइम में। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर सारा कुछ कोलैप्स कर जाएगा आपके माइंड से। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन जरूर जाकर कीजिए। 2 या 3 दिन ले लीजिए और रिवीजन पूरे दोनों चैप्टर को कर दीजिए। मैं जब भी बोलूँगा आपको कि इस चैप्टर का जाकर रिवीजन कीजिए तो उस चैप्टर का जाकर रिवीजन जरूर कीजिएगा। आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर का तीसरा लेक्चर। हम लोग वेक्टर का आज तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर को कैसे डिराइव किया जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे किया जाता है, वेक्टर्स का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है वो हमने पढ़ा था। उसका कैसे वो फॉर्मूला a√a² + b² + 2ab cos थीटा कैसे आया था, ये रिजल्ट हमने डिराइव किया था अच्छे से। उस पर एक क्वेश्चंस भी लगाया था। आज उसी पर बेस्ड 2, 3, 4, 5 बढ़िया क्वेश्चन लगाऊंगा। एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगाऊंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाऊंगा, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ होता है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कुछ और अच्छे लेवल के बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पर। जो हमने कल पढ़ा था उस पर कुछ और क्वेश्चन लगाने वाले हैं उस पर। उसके बाद पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है वेक्टर, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ तक आज हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा वेक्टर 02 बाय रोशन स्टडी रोशन सिंह, आपका वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा जरूर और उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं वेक्टर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। AIPMT 2015 में आया हुआ है। केरला PMT 2012 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वेक्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको जरा सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, 2 forces in the ratio 1:2 act simultaneously on a particle. The resultant of these forces is 3 times of the first force. The angle between, इसको between पढ़ते हैं, between them is, angle between क्या होगा दोनों forces का बीच में। 2 force है, force एक ऐसे है, एक force ऐसे मान लिया। हम मान लेते हैं कि एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है। ठीक है, ये 2 फोर्स है, ऐसा मान लेते हैं। इसको मानते हैं F1 फोर्स है, F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो रिजल्टेंट इसका 3 टाइम्स है। इन दोनों फोर्सेस का 3 टाइम्स रिजल्टेंट है। 2 फोर्स का रेशियो 1:2 दिया है। तो कैसे निकालते हैं, पहले इसका पैरेललोग्राम लॉ
के द्वारा पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। रिजल्टेंट जो है यहाँ से निकलेगा, इस पॉइंट से निकलता है। हम पढ़ चुके थे कल आपको पढ़ा चुके हैं हम। मैं कल आपको बताया था कि रिजल्टेंट जब दो फोर्स लगता है तो दोनों फोर्स के बीच से रिजल्टेंट निकलता है। पैरेललोग्राम लॉ यही कहता है कि दोनों के टेल टू टेल जब फोर्स ज्वाइंट हो तो उसके कॉमन पॉइंट से रिजल्टेंट निकलता है। ठीक है, फोर्स का रेशियो क्या दिया है, F1/F2 = 1/2 दिया है। तो यहाँ से F1 F2 का वैल्यू निकाले थे, कितना हो जाएगा, F2 = हो जाएगा 2F1, मल्टीप्लाई होगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो F2 = F2 × 1, F2 = 2F1 हो जाएगा। तो F2 जो है F1 का दुगना है। ये जो फोर्स है F2 वो F1 फोर्स का दुगना है। तो जब F2 दुगना है तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो है F2 की तरफ झुका हुआ होगा ज़्यादा। रिजल्टेंट F2 की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा। यहाँ पर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, F2 की तरफ होगा। तो वो सब तो हटा दीजिए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि जिधर फोर्स ज़्यादा होता है रिजल्टेंट उधर की ओर ज़्यादा रहता है, उधर एंगल बहुत कम बनाता है। तो वो तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैं कल बता चुका था। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, F1/F2 = 1/2, तो F2 = क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। मतलब F2 जो है F1 का दुगना है। ये F1 जो है F2 जो है इस F1 का दुगना है। तो ये जो है इससे दुगना है, तो इससे दुगना है। और क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज 3 times द फर्स्ट फोर्स। ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट फोर्स का 3 गुना है। तो फर्स्ट फोर्स F1 माना था हमने, तो फर्स्ट फोर्स का 3 गुना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फर्स्ट फोर्स का 3 गुना है। तो क्या एक इंफॉर्मेशन है कि रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 3 गुना है F1 का। F1 का 3 गुना है। अब फार्मूला लगाएंगे, हमें थीटा निकालना है, कितना डिग्री एंगल होगा, रिजल्टेंट और F1 के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा ये हमें निकालना है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले मैग्नीट्यूड कितना निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट वाला। रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, F1 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखेंगे रिजल्टेंट कितना दिया है, रिजल्टेंट दिया है 3 गुना है। रिजल्टेंट जो है F1 का 3 गुना है। तो रिजल्टेंट बराबर कितना है, F1 का 3 गुना बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F2 को क्या लिख सकते हैं, F2 है, F2 = 2F1 है। तो F2 को हम 2F1 लिख सकते हैं। F2 को, इस F2 को 2F1 लिख दिए हैं क्योंकि F2 = 2F1 है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2F1। तो 2F1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 × F1 × F2 × cos थीटा। cos थीटा तो cos थीटा ही रह जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 9F1 स्क्वायर = ये कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर, 4F1 स्क्वायर प्लस 2 F2 पर, यहाँ पर भी F1 F2 है। तो F2 = यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं, 2F1। तो 2 × 2 यहाँ भी हो जाएगा 4F1 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 4F1 cos थीटा। कैसे हुआ पता चला ना, 2F1 F2 था, F2 = हम रख दिए 2F1। तो यहाँ भी 2F1 रखेंगे और 2F1 ये है, तो 2F1 × 2F1 तो 4F1 स्क्वायर होगा। ये 4F1 स्क्वायर हो जाएगा, 4F1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर cos थीटा आया।
आया। अब ये 4f1² प्लस f1² क्या हो जाएगा, 5f1² हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए 5f1² प्लस 4f1² कॉस थीटा हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9f1² बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए f1² प्लस 4f1² क्या हो जाएगा 5f1² प्लस 4f1² कॉस थीटा, तो 4f1² कॉस थीटा ये हो गया। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4f1² कॉस थीटा इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 9f1² माइनस 5f1² होगा ना। ये 5f1² माइनस में आया, 9f1² माइनस 5f1² हो जाएगा, और ये इधर रह गया तो क्या हो जाएगा 4f1² कॉस थीटा इक्वल टू 4f1²। अब देखिए 4f1² से 4f1² चला जाएगा, ये 4f1² से 4f1² कट गया, तो जब कट गया तो क्या बचेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचा, तो बताइए कि कॉस थीटा का वैल्यू कितने डिग्री पर 1 होता है। सिंपल मैथमेटिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू 1 कितने डिग्री पर होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है 0 डिग्री पर, यानी कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो आंसर कौन सा आपका हो गया, ऑप्शन ए। नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा हुआ नीट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इसी टाइप का और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप डील कर सकते हैं, इसलिए ऐसे इसको नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज कीजिएगा। इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन और बना कर देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा हो गया, नोट कर लिए, ओके। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या बोल रहा है, द x and y components of a force F acting at 30 degree x axis are respectively 30 डिग्री with x axis। एक क्वेश्चन में जिसमें क्या बोल रहा है कि x एंड y कंपोनेंट जो है फोर्स F का x एंड y कंपोनेंट जो है x एक्सिस से 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। तो x एंड y कंपोनेंट क्या होगा, x एंड y कंपोनेंट क्या होगा वो पूछा है कि x एंड y कंपोनेंट निकालना है जब एक फोर्स x एक्सिस से 30 डिग्री पर लग रहा है। जैसे कि ये फोर्स है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। और इस x एक्सिस से 30 डिग्री पर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है जो 30 डिग्री पर लग रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना होगा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट निकालना सिखा रहे हैं अभी आपको कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे हम कल आपको बताए थे कि एक ऐसा अगर ट्रायंगल होता है जिसमें अगर ये कुछ x है, ये x है, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है और ये x है, तो अगर a बराबर हमको निकालना है तो होता है x कॉस थीटा, जहाँ पर एंगल जिस एक्सिस से एंगल बोल रहा है इस साइड से एंगल नाप मेजर कर रहे हैं, इस साइड से, तो इधर से मेजर कर रहे हैं तो a इक्वल टू एक्स कॉस थीटा हो जाएगा और b इक्वल टू हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर वाला इक्वल टू हो जाएगा x साइन थीटा। ये मैं आपको कल बता चुका था कि अगर इस साइड हमको निकालना है, ये एंगल दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है, तो अगर ये साइड निकालना है तो ये साइड आता है x कॉस थीटा और ये साइड आता है x साइन थीटा, ठीक है। कैसे आता है, तो साइन थीटा बराबर लगाइएगा जब, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन थीटा,
उसी तरह से कॉस थीटा पर लगेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बराबर क्या निकलेगा, एक्स कॉस थीटा निकल जाएगा। तो ऐसा निकलता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी करना है। इसको यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दीजिए, एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का बन जाएगा, ट्रायंगल ही तो बन जाएगा ऐसा, ऐसा एक ट्रायंगल ही तो बन जाएगा। कुछ मान लीजिए इसका साइड, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको एच मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ठीक है। ये एफ है तो एफ ही रहने दीजिए, ये एफ है तो एफ ही रहने दीजिए। हमें ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट बोलेगा मतलब ये साइड निकालना है, ये निकालना है, और वाई कंपोनेंट बोलेगा मतलब ये निकालना है। तो ये निकालना है और ये निकालना है। तो ये इसको भी हम एक वेक्टर मानेंगे, इसको भी एक वेक्टर मानेंगे। ये वेक्टर जो है यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट होगा, ये वेक्टर जो है यहाँ पर ये पैरेलल शिफ्ट होगा, तो ये निकाल देंगे तो हम ये निकाल लेंगे, वाई कंपोनेंट इसका आसानी से निकल जाएगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बी होगा, बाय हाइपोटेनस एफ होगा। अब एफ बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। यहाँ से बी बराबर जब निकालेंगे, बी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रखेंगे, ये 30 डिग्री रख दिए हम। अब निकालिए बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एफ। तो ये तो निकल गया, हमें ये निकल गया, एफ साइन थीटा आता है, और एफ साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 एफ देखिए किसी में मिल रहा है, हाँ एक में मिल रहा है, 1/2 आया है, इसमें भी 1/2 है। देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। पहला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट बोला था, ये वाई कंपोनेंट निकला है, तो वाई कंपोनेंट किसमें है, इसमें, इसमें है, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। देख लीजिए यहाँ पर कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई एफ, ये बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस ही हो जाएगा। अब बेस कितना है, ए इक्वल टू निकालेंगे तब एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री एंगल रखेंगे। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू एफ। तो ये आ गया ए इक्वल टू, मतलब ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। जब किसी का जो कोई फोर्स दे इस तरह का, जो एक कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट हमेशा एफ कॉस थीटा होगा, और वाई कंपोनेंट हमेशा एफ साइन थीटा होगा, और इसका जो भी वैल्यू होगा वो निकाल लीजिएगा। तो पहला देखिए ये साइड हम माना था ये, तो ए इक्वल टू √3/2 आया था। एक्स कंपोनेंट पहले पूछा है, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट पहले दिया होगा आंसर में, तो एक्स कंपोनेंट पहले इसमें किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। और वाई कंपोनेंट 1/2 है, वाई कंपोनेंट 1/2 आया, बी इक्वल टू, ये बी इक्वल टू इसको बी माना था, तो बी ये वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता था, तो ये बी इक्वल टू कितना आ गया 1/2 एफ। तो ये आपका ऑप्शन आंसर सही मिल गया है, नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर कर लेते हैं। पहले कुछ स्पेशल केसेस हैं, उस केसेस को क्लियर कर लेते हैं, पहले स्पेशल केसेस को। कुछ स्पेशल केस को देखते हैं। स्पेशल केस में पहला केस होता है नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जब दो वेक्टर, जैसे कि ये वेक्टर एक है 4 यूनिट, और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है 3 यूनिट, ठीक है।
तो ये दोनों के बीच के एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये पैरेलल केस का, पैरेलल केसेस का केस है। पैरेलल में ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री में क्या रिजल्ट आता है, जो देखिए रिजल्टेंट का निकालिए ज़रा सा। 0 डिग्री में रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर, इसको मान लीजिए ए इक्वल टू है, इसको मान लीजिए बी इक्वल टू दिया हुआ है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री लगाएंगे। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू 2ab होगा, तो 2ab ही रह जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हो गया, ये रूट के अंदर है, तो मतलब ये रूट से बाहर निकल सकता है, ए प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट। तो ये क्या आया, ये इस केस का रिजल्टेंट आया है। तो इस केस रिजल्टेंट में, इसमें जब एंगल 0 डिग्री होता है, दो वेक्टर के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो उस केस में रिजल्टेंट जो है ए प्लस बी आता है। मतलब सिंपल दोनों ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड जुड़ेगा, वेक्टर नहीं जुड़ रहा है आपस में, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है। ये ए और बी एक वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपस में जुड़ जा रहा है। ये जो है रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये जो है इस केस में रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ये जो है इस केस का मैक्सिमम वैल्यू आया है, इसमें रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी ये बात याद रखें कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, दो वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होगा। जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। एक वैल्यू सिर्फ है, मैग्नीट्यूड आया है, वेक्टर इसको नहीं कीजिएगा। अगर इस पर आप वेक्टर साइन लगा दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड का सम। तो ये जो है मैग्नीट्यूड का सम, ये मैक्सिमम वैल्यू भी आया है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू आया है। केस 2 देखिए, केस 2 वेन थीटा इक्वल टू हो जाता है जब 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटा होता है तो कॉस थीटा होगा। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताइए जरा। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ सिंपल मैथमेटिक्स में, जाकर देखिए वीडियो को फिर से, नहीं याद है तो। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। अब इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे, उसी को इस फॉर्मूला पर लगाएंगे। रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर। इसमें क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, इस तरह का। यहाँ पर देखिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह का जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल जब 180 डिग्री बने, तो कॉस 180 डिग्री बराबर 1 - 1 होता है। तो इसमें देखिए क्या रिजल्ट आता है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस 180 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ से निकालिए, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस 2ab है, यहाँ पर प्लस 2ab रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस 2ab है, प्लस 2b है, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो -1 जब प्लस 2ab में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2ab। क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आएगा -1,
और -1 जब 2ab में +2ab में मल्टीप्लाई होगा तो +2ab को -2ab बना देगा, तो ये -2ab हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट का क्या आया है, मॉड आया है इस तरह का, ये मैग्नीट्यूड आया है, इसको इसी को तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, आप दे सकते हैं, नहीं तो सिंपल सिर्फ r लिख दिए तो वो भी चलेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे भी लिखते हैं तो वो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √a - b का होल स्क्वायर, √a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, √a - b का होल स्क्वायर हो सकता है। तो रिजल्टेंट इसमें क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा a - b। तो ये क्या आ गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है, और ये जो वैल्यू आया है वो मिनिमम वैल्यू होगा, वो दो वेक्टर के बीच का मिनिमम वैल्यू होगा, ये याद रखिएगा। ये जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट जो है मिनिमम वैल्यू आएगा। ये जो वैल्यू आया है वो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू आया है। तो ये दो बात याद रखिएगा दो स्पेशल केस में। जब थीटा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू a + b होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंपली सम हो जाएगा। लेकिन जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो वैल्यू मिनिमम आएगा, और वो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, a - b आया है तो इसको a - b ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये क्या है, a - b डिफरेंस है, a डिफरेंस b, ये जो रिजल्टेंट है a डिफरेंस b है, a डिफरेंस b हो सकता है a बड़ा हो, लेकिन हो सकता है कभी कभी a छोटा हो, तो a में से b को नहीं घटाएंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला को घटाएंगे, मतलब डिफरेंस लेंगे दोनों का। तो रिजल्टेंट जो होगा हमेशा दोनों का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस लेते हैं, और ये डिफरेंस ही मिनिमम वैल्यू होता है, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू ये डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस लेते हैं, ना कि a - b। हो सकता है a छोटा हो तो a में से b को नहीं घटाएंगे, b में से a को घटाएंगे, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसमें से डिफरेंस क्या लेते हैं, जो बड़ा आता है उसमें से छोटा वाला को घटाते हैं। तो बस वही करेंगे, डिफरेंस लेंगे इसका रिजल्टेंट। तो cos 0 डिग्री का cos 1, जब 180 डिग्री दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो वैल्यू मिनिमम आएगा, और मिनिमम जो वैल्यू होगा दोनों वेक्टर के बीच का डिफरेंस आएगा। और जब 0 डिग्री दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, दोनों का सम होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होगा, दोनों वेक्टर का सम नहीं होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए इतना। इसका वैल्यू कितना आ गया रिजल्टेंट का, a + b, और इसका वैल्यू क्या आ गया रिजल्टेंट का, a डिफरेंस b। a डिफरेंस b लेंगे हमेशा, ना कि a - b नहीं लेंगे, a डिफरेंस b लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला को घटाएंगे। ये एक केस और होता है, तीसरा केस, और ये मिनिमम वैल्यू होता है, और ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होता है। नोट कीजिए इतना, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हमें एक केस मालूम हुआ, वो केस क्या मालूम हुआ कि जब कभी भी दो वेक्टर का जो सम होता है, दो वेक्टर का जो सम होता है, दो वेक्टर का जो एडिशन होता है, वो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कभी भी a डिफरेंस b से कम नहीं होगा। वो कभी भी a डिफरेंस b से कम नहीं होगा, a डिफरेंस b से कम कभी नहीं होगा, और a + b से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो ये केस हमें एक मालूम पड़ा यहाँ से कि कभी भी दो वेक्टर का सम जो होगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कम नहीं होगा, और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये केस यहाँ पर दो केस इस केस से मालूम हुआ
कि कभी भी दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का कोई भी सम हो, सम करना हो तो वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कम नहीं आएगा और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से ज़्यादा कभी नहीं आएगा रिजल्टेंट वेक्टर उसका। और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, वेक्टर का डिफरेंस नहीं, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कम कभी नहीं आएगा। तो ये केस यहाँ पर मालूम हुआ कि अगर a प्लस बी दो वेक्टर है तो a प्लस बी, a डिफरेंस b से, इसका जो रिजल्टेंट होगा a डिफरेंस b से कम नहीं होगा कभी भी, और a प्लस b यानी a और b के सम से भी ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये केस नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट केस है। हो गया, हो गया, पेज कर रहा हूँ मैं। केस 3 देख लीजिए जरा। केस 3 में बेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो तब कौन सा केस लागू होगा। देखिए बनाइए, एक वेक्टर ये है, इससे 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से 90 डिग्री। इसका यूज़ करके पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इसके पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे, पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, या रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ से ऐसे। अभी इस देखिए, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा। ये वेक्टर मान लीजिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम होगा। तो इसको तो सिंपल इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये वेक्टर ए है तो बी है वेक्टर, तो ये वेक्टर बी जो है यहाँ पर शिफ्ट होकर पैरेलल शिफ्ट होकर आया, तो इसको भी वेक्टर बी भी मान सकते हैं, इसको भी वेक्टर बी मान सकते हैं हम लोग, इसको भी वेक्टर बी मान सकते हैं। तो यहाँ से सीधे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर। लेकिन इसको फार्मूला से कैसे निकालेंगे, फार्मूला जरा निकाल के देखिए। रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री रखेंगे। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा ये फिर से, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो आप सभी जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ये 0 होगा तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ये टर्म को 0 कर देगा, 2ab पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल रूल है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, फार्मूला से भी वही चीज़ निकल गया है। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड निकला है, अब ये एंगल हमें निकालना है, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। अब जब ये एंगल हमें निकालना है तो ये एंगल भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये एंगल भी ये एंगल ही एक बहुत ही अच्छा वैल्यू देगा। देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू फार्मूला लगाइए, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा के वैल्यू के जहाँ पर क्या रखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस 90, ये रखेंगे। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस 90। थीटा 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है दो वेक्टर के बीच में, वेक्टर या वेक्टर बी के बीच में, तो थीटा 90 डिग्री रखेंगे। अब देखिए कितना अच्छा वैल्यू आता है यहाँ से, tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, साइन बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो b इंटू 1 बी ही रह जाएगा। नीचे a प्लस बी कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जब 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है
ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा नीचे सिर्फ ए। तो tan अल्फा इक्वल टू बी बाई ए, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू बी बाई ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस है जो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर कभी ऐसा केस दे दिया है आपको तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसका एंगल तुरंत बता सकते हैं और इसका रिजल्टेंट भी तुरंत बता सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसको इसमें ज़्यादा कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप निकाल सकते हैं बिना फार्मूला का यूज़ किए भी। नोट कर लीजिए। ये क्या है, ये वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है। इसमें अगर आप वेक्टर साइन लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा वो। यहाँ पर केवल ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सब वेक्टर का क्या आया, मैग्नीट्यूड आया, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आया है। अगर ऐसे दे रहे हैं तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और एक बात ध्यान रखिए, रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट जो होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव रिजल्टेंट कभी नहीं होता, इसीलिए तो मोड लेते हैं, मोड इसलिए तो लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू उतना ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब एक क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व कीजिए, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या दिया है, अगर मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू दिया है वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड, तब देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा वो निकालना है। ये क्या दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड दिया इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों एक ही है तो वो आप गलत हैं, आप अभी तक सही से सीखे नहीं हैं। ये दोनों अलग अलग है, दोनों का वैल्यूज अलग अलग है। कैसे, देखिए, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या होता है, वेक्टर ए प्लस बी क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और इसको जब मॉड के अंदर डाल दिया है, मतलब इसको मॉड के अंदर डाल दिया है, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, नीट 2017-18 में, शायद 17 या 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्या दिया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है। ये आपको लग रहा होगा कि ये वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों एक ही तो है, लेकिन एक नहीं है, ये रिजल्टेंट है। ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्ट, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम है दिया हुआ। ये क्या है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट दिया हुआ है, इसी तो लिखते हैं। रिजल्टेंट वाला क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस बी को मोड के अंदर डाला है, मतलब रिजल्टेंट को मोड के अंदर डाला है। और रिजल्टेंट जब मोड के अंदर होता है तो क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देता है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, इक्वल टू क्या दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट का मॉड यानी रिजल्टेंट इक्वल टू, ये रिजल्टेंट का मॉड होगा कि नहीं, ये रिजल्टेंट का मॉड होगा, इक्वल टू दिया है वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, ऐसा आया है। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। पिछले केस में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दो वेक्टर का सम तभी आता है जब एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। जब एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होगा, तभी आपस में वह सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह से जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री अगर होगा तभी क्या होता है, वो सिंपली ऐड हो जाता है। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू ये होता है
तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, क्योंकि ये केस अभी पिछले केस में पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट ए प्लस बी दो वेक्टर का सम तभी होता है जब मैक्सिमम वैल्यू होता है। मैक्सिमम वैल्यू किस पर होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। तो यानी कि एंगल दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और इससे भी और अच्छा क्वेश्चन अब इसके बाद इससे और अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, वो भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हमको। हो गया? अब एक बहुत ही बढ़िया सवाल कीजिए। चलिए सवाल करके दिखाइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये किसी साल शायद पूछा जा चुका क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे आपका। क्या बोला क्वेश्चन? द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 and the magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of a smaller magnitude, what are the magnitude of forces? क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट जो है ये कीवर्ड है, इसको ध्यान दीजिए, कीवर्ड है ये। रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला जो फोर्स है उससे 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट है, ये की पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें आप क्या कीजिए, एक बात बताऊं मैं आपको, एक शॉर्टकट फॉर्मूला। इसमें आप ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए। ट्रायंगल लॉ आप लगाइएगा ना, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही ईजिली से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाइएगा तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा सॉल्व करने में, और ट्रायंगल लॉ से बहुत ही आसानी से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं ना पिछले वीडियो में, ट्रायंगल लॉ बता चुका हूँ कैसे बनाया जाता है। ट्रायंगल लॉ का यूज़ कीजिए यहाँ पर। कैसे करते हैं यूज़? क्या बोल रहा है? इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है उससे 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट है। तो मान लेते हैं कि छोटा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स यहाँ ऐसे है, मान लेते हैं ये छोटा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स वाला है, कुछ मान लेते हैं F1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ से रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ से 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट है इसका। ये देखिए रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री एंगल पर है, ये दिखाना है। F1 मान लिया, यहाँ पर एक फोर्स को F1 मान लिया जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स था, और उस स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स से 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट है। बोला हुआ है क्या? इफ द रिजल्टेंट इज एट द 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला जो फोर्स है उससे 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट है। ये की पॉइंट यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन तो समझ में आएगा आपको कि कहाँ से की पॉइंट नजर आ रहा है हमें। यहाँ से आ रहा है कि जो स्मॉलर फोर्स पहले बनाया है उससे 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट फोर्स है। ये तो बन गया। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? कि ट्रायंगल लॉ कहता है कि एक फोर्स जब लग रहा है और दूसरा फोर्स, तो दो फोर्स के बीच का हमें रिजल्टेंट निकालना जब है, तो एक फोर्स के हेड पर दूसरे फोर्स का टेल, एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखेंगे, और उसके बाद और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही सेंस में होगा, मतलब एक ही ऑर्डर में होगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से, फर्स्ट फोर्स के टेल से सेकेंड फोर्स के हेड तक, सेकेंड फोर्स वेक्टर के हेड तक ज्वाइंट होगा, तो वो रिजल्टेंट कहलाएगा। ये रिजल्टेंट है, ये F1 है। तो F2 कैसे होगा? F2 का जो टेल होगा इस F1 के हेड पर होगा, और F2 का जो हेड होगा इसके रिजल्टेंट के हेड पर होगा। तो ऐसा बन सकता है कि नहीं? F2 फोर्स ऐसा, इसका जो हेड है F2 मान लेते हैं इसको, तब इसका जो हेड है
F1 का जो हेड है उस पर F2 का क्या है, टेल है, F2 का टेल है। तो रिजल्टेंट का क्या होगा, रिजल्टेंट का क्या होगा, उल्टा सेंस में होगा। क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर जब दो वेक्टर एक दूसरे से, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए ट्रायंगल के दो साइड के रूप में, और दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में हो, तो रिजल्टेंट जो होगा ट्रायंगल के थर्ड साइड दे देगा, ट्रायंगल का थर्ड साइड रिजल्टेंट देगा। और वो जो थर्ड साइड का जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, पहले से अपोजिट ऑर्डर में। तो रिजल्टेंट इस ऑर्डर में आ गया। F1 वेक्टर ये हो गया, ये F2 वेक्टर हो गया। तो F1 के हेड पर F2 का टेल जुड़ा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, F1 के टेल से F2 के हेड पर जुड़ा हुआ है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना। हमें दोनों फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत ही आसानी से हलवा सवाल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तब देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें F1 F2 निकालना है। दिया क्या है, F1 प्लस F2 का वैल्यू दे दिया है 18, दिया ना। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18। दो फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम दिया है 18, दो फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम दिया है 18। दोनों फोर्स का सम 18 नहीं है, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम 18 है। फोर्स तो एक पूरा वेक्टर हो जाएगा जिसमें डायरेक्शन भी होगा, लेकिन दोनों फोर्स का ये मैग्नीट्यूड दिया है, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम 18 दिया है। और क्या दिया है बोल रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। और दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो 12 दिया है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर R इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये करेंगे रिजल्टेंट ये होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड दिया है दोनों अलग अलग आएगा, वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 जोड़ेंगे तो वो अलग आएगा, वेक्टर रूल से जोड़ेंगे तो अलग आएगा। और अगर ये सिंपली जोड़ दें तो 18 आता है। जब वेक्टर रूल से जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और जब सिंपल जोड़ देंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब ये दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है 18, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम दिया है 18, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड को जब जोड़ते हैं तो 18 आता है। लेकिन जब दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट 12 आता है, 12 का मैग्नीट्यूड आता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 12 आता है, ये दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या दिया है वो देखिए, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो 12 दिया है। 12 क्या दिया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया, लिखा है साफ साफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है, और दोनों को जब सिंपल जोड़ देते हैं तो 18 आता है, लेकिन जब वेक्टर रूल से जोड़ते हैं तो 12 आता है। रिजल्टेंट का मतलब ये ना हुआ कि दोनों को वेक्टर रूल से जोड़ा गया है तो 12 आ रहा है। अब देखिए ये रिजल्टेंट हमें निकालना है ना, वेक्टर 1 F1 और F2 निकालना है। तो कैसे करेंगे, F1 प्लस F2, एक तो इक्वेशन ये मिल गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। रिजल्टेंट दिया है 12, ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है 12। ये जब 12 दे दिया है तो ये निकाल सकते हैं हम, इसको निकाल सकते हैं, F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं है। फार्मूला लगाएंगे, वो 90 डिग्री वाला केस हम बता चुके हैं, 90 डिग्री वाला केस वही वाला केस है। तो इसमें वो उस फार्मूला से लगाएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ हो जाएगा, और पैरेललोग्राम लॉ जब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। लेकिन और सिंपल बनाने के लिए इसको क्या करें, ट्रायंगल लॉ लगाएं, इसमें ट्रायंगल लॉ में से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर बेस ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हमें इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर को घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। तो निकालिए यहाँ से, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए F1 R स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, F2 स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर करेंगे ना, ऐसे R का स्क्वायर
इक्वल टू, क्योंकि आर इक्वल टू दे दिया है 12, ये आर के बराबर ही तो है, ये आर के बराबर ही तो है। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब आर दिया है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है, क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, कर देंगे कि नहीं। यहाँ से जब इसको रखेंगे, रिजल्टेंट आर इक्वल टू कितना दिया है 12, तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू जब 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1, ऐसा होगा कि नहीं। F2 प्लस F1 बराबर 18 दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, F2 माइनस F1 हमें पता नहीं है, और F2 प्लस F1 कितना दिया है 18 दिया है, तो 18 रख देंगे। अब F1 माइनस F2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से F2 माइनस F1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ 18 से डिवाइड होगा 144 में, तो 144 में 18 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, देखिए करके 9 से 8 आ जाता है, 8 बार में डिवाइड होता है, मतलब F2 माइनस F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो F2 माइनस F1 इक्वल टू 8 आ गया। F2 माइनस F1 इक्वल टू 8 आया है, तो अब यहाँ पर एक दूसरा इक्वेशन, यहाँ पर इसको ये दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1 ये हो गया और इक्वेशन 2 ये हो गया, ये देखिए F2 माइनस F1 इक्वल टू 8, तो अब यहाँ पर रख दीजिए F1 प्लस F2 इक्वल टू 18, F2 माइनस F1 इक्वल टू 8, ये F1 से F1 चला जाएगा तो बचेगा 2F2 इक्वल टू 18 और 8 26, मतलब F2 बराबर कितना आ गया, F2 बराबर 13 आया, F2 बराबर 13 आया है, F2 बराबर जब यहाँ 13 आ गया है तो F1 बराबर इसमें रखेंगे, F2 बराबर रखेंगे 13 इसमें, तो F1 बराबर कितना आ जाएगा, F1 बराबर 18 माइनस 13 चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा F1 बराबर 5 आ जाएगा, F1 बराबर 18 माइनस 13 5 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्रायंगल लॉ लगाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से भी वही आंसर आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, बस उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको और वो फार्मूला लंबा ड्राइव करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से F1 माइनस F2 माइनस F1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा किसी तरह से, F1 प्लस F2 का वैल्यू दे दिया गया है, F2 माइनस F1 का वैल्यू किसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट हम यहाँ से इस फॉर्मूले से, इस ट्रायंगल से डायरेक्ट F2 माइनस F1 निकल गया, लेकिन वहाँ पर फार्मूला से आपको निकाल कर लाना पड़ेगा। फार्मूला से F1 प्लस F2 का वैल्यू दे दिया गया है, F2 माइनस F1 का वैल्यू आपको निकाल कर लाना पड़ेगा फार्मूला से, और उसके बाद बस यही प्रोसेस सेम टू सेम हो जाएगा, सिंपल। तो वो प्रोसेस ड्राइव करिएगा, जरूर कीजिएगा। वीडियो को ख़त्म हो जाने के बाद जरूर उस कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश कीजिएगा। पैरेललोग्राम लॉ लगाइएगा इस क्वेश्चन में और बनाकर देखिएगा बनता है कि नहीं, बनाकर चेक करके देखिएगा जरूर। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अब पढ़ेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी तक हम नहीं पढ़े थे, अब पढ़ने वाले हैं। अभी तक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चला था, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करके ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा टाइम ले लिया।
अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वेक्टर है, मानो 2-3 वेक्टर दे दिया है इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह से 2-3-4 वेक्टर दे दिया है। मान लीजिए वेक्टर ए दे दिया है, ये वेक्टर बी मान लीजिए, इसको वेक्टर सी मान लीजिए, इसको वेक्टर डी मान लीजिए। मान लीजिए ऐसा वेक्टर बहुत सारा दे दिया वेक्टर, तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल रखते हैं, फिर दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरे वेक्टर के टेल रखते हैं, और फिर तीसरे वेक्टर के हेड पर चौथे वेक्टर का टेल रखते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक होगा। मतलब ट्रायंगल लॉ जैसा है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जब दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में एडेड हो, जब दो वेक्टर का ट्रायंगल के दो साइड के जो रिप्रेजेंट किया जाए एक ही ऑर्डर में, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले के हेड तक मैच होगा, तो वही होता है। तो इसको देखिए यहाँ पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाते हैं, ऐसे नीचे ले लीजिए थोड़ा, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए ऐसे, ये इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाया। अब इसको पैरेलल ए के हेड पर, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के हेड पर बी को पैरेलल शिफ्ट करके लाएंगे। तो इसको जब पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे लाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा बनेगा, पैरेलल शिफ्ट करके लाएं, ये पैरेलल ही तो है, पैरेलल शिफ्ट करके लाएं यहाँ पर, इसको पैरेलल शिफ्ट करके लाएंगे। अब यहाँ पर इसके हेड पर रखेंगे वेक्टर सी को, ये वेक्टर बी हो गया। लेंथ जितना है उतना ही रखना है, और जो डायरेक्शन है डायरेक्शन वही रखना है। मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड रखना है, सेम मैग्नीट्यूड रखना है, जितना मैग्नीट्यूड का उतना ही मैग्नीट्यूड। पैरेलल शिफ्ट करने पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है, सिर्फ पैरेलल शिफ्ट हो जाता है। पैरेलल शिफ्ट यहाँ हो गया, बी पैरेलल शिफ्ट होगा यहाँ पर ऐसे, सी को पैरेलल शिफ्ट करिएगा इसके हेड पर, तो इसके हेड पर जब सी पैरेलल शिफ्ट करिएगा तो ये ऐसा होगा कि नहीं, ये ऐसे बनेगा कि नहीं, ये ऐसे बनेगा। इसको पैरेलल शिफ्ट कीजिए ऐसे, पहले जब इसको यहाँ शिफ्ट किए हैं तो ये ऐसे बन गया, ये वेक्टर सी हो गया। वेक्टर डी को भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे ऐसे, वेक्टर डी ऐसे इधर की ओर है, तो इसको पैरेलल जब शिफ्ट करेंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा पैरेलल शिफ्ट होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए के पूछ से इसके हेड पर जो जुड़ेगा ना, इसका हेड, ये होगा रिजल्टेंट। अब ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी को जोड़ा, फिर वेक्टर बी के हेड पर वेक्टर सी को जोड़ा, वेक्टर सी के हेड पर वेक्टर डी को जोड़ा, पैरेलल शिफ्ट करके, इधर उधर नहीं कर देंगे, जो जैसे है वो सही उसको पैरेलल शिफ्ट करके लाएंगे। ये ऐसा था तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे लाए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से पहले वेक्टर के टेल पर रिजल्टेंट का टेल जुटेगा, और लास्ट वाले वेक्टर के हेड पर रिजल्टेंट का हेड जुटेगा। ऐसा ही होता है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक वो जाता है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का हेड जो होता है लास्ट वाले वेक्टर के हेड पर होता है, और पहले वाले वेक्टर के टेल पर रिजल्टेंट का टेल होता है। ठीक है, ऐसे। अगर इसमें बोले आपको कि सिर्फ ए और बी का रिजल्टेंट निकाले तो कैसे निकालिएगा, इसके टेल पर से इसके हेड पर ऐसे, क्या इधर से लेंगे, अगर इस रिजल्टेंट का, ये जो रिजल्टेंट बना है, ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये आ गया। अगर हम इसको इधर से ले लेते हैं, इसका हेड इधर दे देते हैं, तो वो गलत होता है। ये होगा इसके टेल से, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक, सिर्फ ये दोनों का निकलेगा रिजल्टेंट। अब निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। इस वेक्टर से, इस पॉइंट से लेके
इसको इस पॉइंट पर मैच करेंगे। ऐसे इसका हेड जुटेगा यहाँ पर, इसका टेल जुटा इसके टेल पर। अब क्या निकल जाएगा, ये जो वेक्टर निकलेगा, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर निकलेगा, ये वेक्टर का रिजल्टेंट किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तीनों का रिजल्टेंट इसने ये दे दिया। तो जो ये रिजल्टेंट होगा ये वाला, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों का रिजल्टेंट हो गया। और ये रिजल्टेंट किसका आया, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये चारों का रिजल्टेंट ये आ गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट ये आ गया, और ए और बी का रिजल्टेंट सिर्फ बोले तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करते हैं निकालने के लिए वेक्टर एडिशन में। इसको एक से ज़्यादा वेक्टर को यूज़ करने के लिए, दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा वेक्टर को दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम हेड टेल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को हेड टेल मेथड से भी के नाम से भी जाना जाता है। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, ओके। अब देखिए जरा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, तो देखिए बचपन में आप पढ़े होंगे क्लास 6-7 में कि मैथ में कि कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है, ऐड किया हुआ, तो इसको इक्वल टू होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। ऐसा होता है वेक्टर में, ऐसा होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब कैसे होता है देखिए जरा सा। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है। इसका पैरेललोग्राम पहले बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट यहां से निकलेगा, रिजल्टेंट ये हो गया। तो इसमें रिजल्टेंट हो गया। तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे, इससे प्रूफ कैसे करेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं, क्योंकि वेक्टर में तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी ऐड करके कुछ भी आंसर आ सकता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चेक करना कि कम्यूटेटिव लॉ को आखिर फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है कि नहीं, चेक कीजिए। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो वेक्टर है वेक्टर बी, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ, यही तो पैरेलल यहाँ लाए हैं, ये तो पैरेलल शिफ्ट हुआ है, तभी तो पैरेललोग्राम बना है। ये पैरेलल शिफ्ट हुआ है तो वेक्टर बी वेक्टर इसके पैरेलल होगा। तो वेक्टर बी को हम यहाँ ले आते हैं पैरेलल शिफ्ट करके, इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट करते हैं। तो कीजिए, जैसे कि ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, अब इसको इस बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, इस बी को पैरेलल शिफ्ट करके इसके हेड पर ले आए, यहाँ पर ये भी तो वेक्टर बी ही होगा, ये भी तो होगा वेक्टर बी ही तो होगा ये, और ये भी वेक्टर ए ही होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर बी है, तो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे करके, ये वेक्टर बी। वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसके टेल से इसके हेड तक जाएगा। रिजल्टेंट का हेड बी के हेड पर होगा, रिजल्टेंट का टेल ए के टेल पर होगा, ऐसा है। तो इसमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया रिजल्टेंट। दूसरा केस में जरा देखिए, ये वेक्टर जो है ए, ये तो पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर गया है ना, यही वेक्टर तो पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर गया है, ये वेक्टर पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ है। तो पहले हम वेक्टर बी को बना लेते हैं इस बार, ये वेक्टर बी है। अब इसको वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करके ले जाएंगे वेक्टर बी के हेड पर, तो वेक्टर बी का हेड
पर वेक्टर ए के टेल को लाएंगे ऐसे, वेक्टर ए के टेल को ले आए तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बी के टेल से, वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के हेड तक जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में रिजल्टेंट देखिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हुआ कि नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को जोड़ेंगे तब तो रिजल्टेंट आएगा। और रिजल्टेंट तो दोनों बराबर एक ही रिजल्टेंट है, यही तो बना है, देखिए यही रिजल्टेंट यहाँ भी बना है, यही रिजल्टेंट यहाँ भी बना है। बस सबको पैरेलल शिफ्ट करना है, जितना जो लेंथ दिया है वेक्टर का उतना ही लेंथ देना है, मतलब मैग्नीट्यूड को सेम रखना है। तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऐसे फॉलो करता है। तो इस तरह से क्या हो गया, जब रिजल्टेंट दोनों बराबर है, ये दोनों रिजल्टेंट जब बराबर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा कि नहीं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का बराबर होगा कि नहीं, यस बराबर होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए तो बराबर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो रहा है, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। ये देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो वो क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसे दिया हुआ है, वो इक्वल होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। तो इस लॉ को भी फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ऐसे भी ऐड होता है, पहले बी और सी को ऐड करो, उसमें ए को ऐड करो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट जब पहले ए और बी को ऐड करोगे और उसमें सी को ऐड करोगे तो वही रिजल्टेंट आएगा, सेम टू सेम रिजल्टेंट आएगा दोनों में। पहले बी और सी को ऐड किया, उसके बाद फिर उसमें ए को ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल वही रिजल्टेंट इस कंडीशन में आएगा, जब पहले ए को बी से ऐड करेंगे और फिर उसमें सी को ऐड करेंगे तो केवल बिल्कुल वही रिजल्टेंट आएगा दोनों में। कैसे चेक कीजिए थोड़ा सा, ऐसा कोई वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर सी, तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, इसके टेल से इसके हेड पे जाएगा, पहले वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड पर रिजल्टेंट का हेड जाएगा, और रिजल्टेंट का टेल कहाँ होगा, पहले वाले वेक्टर के टेल पर। अब पहले ए और बी को ऐड कर लेते हैं, तो ए और बी को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट कुछ यहाँ से निकलेगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम आ जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जोड़ा, पहले क्या किया, पहले ये किया वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा, अब सी जोड़िए इसमें, अब इसमें इस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी है और प्लस वेक्टर सी है, तो ये रिजल्टेंट आएगा कि नहीं, ये रिजल्टेंट आएगा कि नहीं। जब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी है, मतलब ये बी ए प्लस बी है, ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ए प्लस बी है, ये रिजल्टेंट ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए रिजल्टेंट आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रिजल्टेंट आ गया। अब इसमें देखिए जरा, इसमें क्या किया, पहले बी और सी को जोड़े हैं, पहले बी और सी को जोड़े हैं, तो बी और सी को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसके बी के टेल से सी के हेड तक जाएगा, ऐसे जाएगा ना, इसका हेड यहाँ होगा, इस रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो यहाँ होगा, तो ये रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा कि नहीं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया। इस रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ना कि यहाँ से यहाँ कभी नहीं आएगा, इधर से जाएगा इधर, इसका टेल, रिजल्टेंट का टेल बी के टेल पर होगा और रिजल्टेंट का हेड बी के हेड सी के हेड पर होगा, तो बी और सी जुड़ गया आपस में, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जुड़ा आपस में,
अब ये इस ट्रायंगल को देखिए जरा, इस ट्रायंगल को देखिए, वेक्टर बी प्लस सी ये हो गया, ये वेक्टर बी प्लस सी हो गया, और ये वेक्टर बी प्लस सी हुआ कि नहीं, उसमें वेक्टर ए को जोड़ दीजिए, ये वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी हो जाएगा। तो वेक्टर ए इसमें जुड़ेगा इधर पहले, तो वेक्टर ए जुड़ गया, तो वेक्टर ए जुड़ा, अब वेक्टर बी प्लस सी मिलकर रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं, मिलकर रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है कि नहीं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रिजल्टेंट आ रहा है। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब यहाँ पर देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये लॉ को फॉलो करा है, एसोसिएटिव लॉ इसी को कहते हैं। पहले बी प्लस सी को जोड़ो, उसमें ए को जोड़ो, तो वही रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट पहले बी ए प्लस बी को जोड़कर सी को जोड़िएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट इसमें भी आएगा, जो इसमें आएगा पहले ही दोनों को जोड़िएगा, उसमें ही जोड़िएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट इसमें भी आएगा। पहले इसको जोड़िएगा ए और बी को, और फिर सी को जोड़िएगा तो वही रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट दोनों में सेम आएगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि एसोसिएटिव लॉ को, ये तो एसोसिएटिव लॉ इसी को तो कहते हैं, मतलब वेक्टर जो होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है एसोसिएटिव लॉ का। तो हो गया, ये लेक्चर अब खत्म हो गया, इसको जरा नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए। तो वेक्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके हैं अच्छे से, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट होगा आपका वो क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चन कुछ लगा सकते हैं वेक्टर के जितने भी नीट में आए हुए क्वेश्चन है वो कुछ लगा सकते हैं। कल हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद कार्टेशियन का लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर आता है वो पढ़ेंगे आगे हम। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।